हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ कई परिवारों को टूटने से बचाया बल्कि कई रिश्तों को जोड़ने का काम भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल फैमिली कोर्ट से काउंसलर मिसेस शैल अवस्थी जी की, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे जानते हैं उनके जिंदगी के किस्से, अनुभव, चुनौतियाँ और प्रेरणादायक बातें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जर्नी कैसी रही, फैमिली कोर्ट में काउंसलर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे समाज में एक जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अधिकतर उनको ये बोला जाता है आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से लड़कियों के लिए रहता है कि आप टीचर बन जाओ, एक अच्छा प्रोफेशन रहता है। तो जिस दौरान हम बड़े हो रहे थे उस समय समाज जो है वो बदल रहा था, कंप्यूटर आ रहा था, बाकी और चीज़ें जो है परिवर्तित होती जा रही थी। 91-92 का ये दौर था, उस समय बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही थी, लेकिन फिर भी जो पुराने प्रोफेशन थे वो ऐसे ही चलते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी चाह रही थी कि एक डॉक्टर बन जाऊँ, उसके लिए प्रयास भी कर रही थी। तो उस समय बीएससी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक चीज़ें थी, कुछ आर्थिक समस्याएं भी थी उस समय की कि उस तरफ नहीं जा सके। तो फिर ये लगा कि चलो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों की कुछ हेल्प हो सके, लोगों को हील किया जा सके, लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सके। तो उस समय दिमाग में ये चला कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। तो उस समय साइकोलॉजी का स्कोप जो है काफ़ी अच्छा था। उस समय नया नया जो था इसके अंदर क्लिनिकल जो है जुड़ा था सब्जेक्ट। तो फिर यही लगा कि चलो इसी को करते हैं, और इसको करने से क्या रहेगा कि लोगों को हम समझेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो फिर इस फील्ड में बढ़े और आगे हमने जो है वो साइकोलॉजी को अपनाया। हालांकि लोग हंसते थे उस समय कि ये साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान, आप क्या पागलों के डॉक्टर बनेंगे? हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में आप जानते हो कि जो मानसिक समस्याएं हैं उनको लेके अभी भी टैबू है। अगर किसी को आप कुछ कह दो तो लोग कहते हैं क्या हम पागल हैं जो हम इस तरह की जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाएं, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। हालांकि ये उस समय हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमने इसको किया, डिप्लोमा किया गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और भी जो छोटे छोटे कोर्सेज थे लोगों को हील करने के लिए, वो सारे कोर्सेज किए, और कहीं ना कहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ते चले गए। मैम, काउंसलर बनने के बाद पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, काउंसलिंग का फील्ड मेरा जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में मैं एक एनजीओ से जुड़ गई थी। तो उस एनजीओ में जुड़ने के पहले तक मुझे पता नहीं था कि स्लम एरियाज़ क्या होते हैं। और ये गांधी भवन में था, महिला स्वाश्रयी सेवा संघ करके रुक्मणी भार्गव मैडम थी, वो चलाया करती थी। उनके 2-3 काम वहाँ पर थे, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम होता था, प्लस वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र भी चलता था, और इसके अलावा महिलाओं का एक बैंक भी चला करता था। उसी में परिवार परामर्श केंद्र चला करता था। तो जब हम वहाँ पर गए तब पहली बार हमें पता चला कि जो निचले स्तर की महिलाएं हैं, जो स्लम एरिया में महिलाएं रहती हैं, उनके परिवार में उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। तो वो जो अनुभव थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग थे, और हमें एक अलग तरीके का अनुभव देते थे कि महिलाएं कितनी विपरीत परिस्थितियों में जो है सर्वाइव करती हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे करके जो है वो उन स्थितियों को हमने देखा। इसके बाद एक जो बॉम्बे में एक और संस्था चलती है, तो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर काम करती है। तो उस समय उस संस्था से भी जुड़े हम, और उससे भी काम किया। उसके बाद हम लोग कभी कभी महिला थाने जाते थे। हमारे क्षेत्र की जो एनजीओ है, वो उस एनजीओ के क्षेत्र की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं की समस्याओं को लेकर हम थाने जाया करते थे। तो उस समय तक थानों में ये परामर्श का या इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमारे एक एडिशनल एसपी थे, श्री जी के पाठक करके। तो हम उनको जब जाके बताते थे कि सर हम इस तरह का काम करते हैं और इस तरह की समस्याएं आती हैं, महिलाएं जो हैं वो इस तरह से परेशान होती हैं, और महिलाओं को कहीं ना कहीं परामर्श की आवश्यकता है। और ये नाबार्ड के थ्रू चलता था, ये परिवार परामर्श केंद्र जो गांधी भवन में चला करता था।
तो उन्होंने इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया। जी के पाठक सर ने, डॉक्टर जी के पाठक थे, एडिशनल एसपी थे उस समय। तो फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए महिला थानों में काउंसलर की नियुक्तियां करवानी, मतलब उसके लिए प्रपोजल भेजा। अब वो कैसे आगे प्रोसेस हुआ होगा ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इसके पश्चात ही जो है महिला ये थानों में जो है अलग अलग परामर्शदाता नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात जो है ये हाई कोर्ट से वैकेंसी निकली थी परामर्शदाताओं की, तो फिर हम लोगों ने इसके लिए भी फॉर्म भरे और हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। चूँकि मैं भोपाल की प्रथम महिला काउंसलर हूँ। अच्छा। तो हाँ, प्रेमलता प्रधान मैडम, एक ही कोर्ट था अपने शाहजहानाबाद में, तो वहाँ पर क्या बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी मानदेय के हम लोगों को परामर्श के लिए बुलाया जाता था और हम वहाँ जाते थे। मतलब मैं अकेले वहाँ जाया करती थी और परामर्श दिया करती थी और लोगों को समझाया करती थी। तो प्रेमलता प्रधान मैडम भी काफ़ी प्रभावित हुई थी इस बात से कि आपका परामर्श जो है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो परिवारों को जोड़ने में काफ़ी काम आती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को रिकमेंड किया, आगे बढ़ाया और उसके बाद में ये परामर्शदाता के जो पद हैं ऑल ओवर एमपी में इंट्रोड्यूस हुए। तो वहीं से एक सफ़र की शुरुआत हो गई। ये इस सफ़र की शुरुआत वहीं से हुई और मेरा प्रथम परामर्शदात्री के रूप में जो है मेरा चयन किया गया था। बिल्कुल। मैम, जिस तरीके से आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में सामाजिक परिस्थितियों में जिस तरीके से बदलाव आया है, काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है? देखिए, पहले हमारे परिवारों में जॉइंट फैमिली वाला एक ट्रेडिशन चल रहा था जी। परिवारों में क्या होता था, अगर बच्चा नाराज़ हो गया तो उसके दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची या परिवार के अन्य सदस्य जो है उसको समझा बुझा के और उसको कोप अप कर लेते थे कि बेटा क्या समस्या है तुम्हें, तुम क्या चाहते हो या किस तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। धीरे धीरे आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि एकल परिवार होते चले जा रहे हैं। बच्चे अपने मन की बात जो है वो किसी से कह नहीं पाते। अब चलिए वो कह भी देते हैं किसी से, तो परिवार के अंदर कहने में क्या होता है कि वो बात दूसरे तक या तीसरे तक पहुंच जाने की संभावना होती है। लेकिन जब हम एक काउंसलर की मदद लेते हैं या किसी बाहरी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की मदद लेते हैं जो टेक्निकली इन सारी चीज़ों को जानता है कि उसको कैसे आपको बताना है, कैसे चीज़ों को करना है, तो आप जो है अपनी बात को खुलकर उसके सामने बताते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देता है और आपको उन चीज़ों पर चलने के लिए कहता है। चूँकि वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता है, नाता नहीं रखता है, तो ना तो आपको उसका कोई डर होता है कि ये बात खुल जाएगी या किसी और के सामने आ जाएगी, और टेक्निकली चूँकि वो आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को करना है, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैम, फैमिली कोर्ट में कई तरह के किस्से आते हैं, ऐसे में कई तरह के आपको उन केसेस को लेकर कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा, तो ऐसे में आप उससे कैसे उभर के आती हैं और क्या प्रेरणा मिलती है आपको उससे? देखिए, हमारे पास में जितने भी लोग आते हैं, जो भी आते हैं, वो अपने आप में एक स्टोरी होते हैं जी। क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमें सामने से तो सामान्य दिखती है, एक पति है, एक पत्नी है और उनके बच्चे हैं, या सास ससुर हैं और उनके बच्चे हैं, या बच्चे हैं उनके माता पिता हैं, तो एक सामान्य परिवार होता है हमारे सामने। लेकिन जब हम उनसे डिटेल में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सब अपने आप में कुछ ना कुछ खासियत लिए हुए होते हैं। हर एक का व्यवहार अलग होता है, हर एक का परिवेश अलग होता है, हर एक की डिमांड अलग होती है और कहीं ना कहीं उनके जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को चुनौतियों के रूप में लेते हुए समझना पड़ता है कि एक्चुअल में इनको किस तरीके से समझाया जाए, इनसे किस तरीके से बातचीत की जाए, और समझाने से बेहतर ये है कि हम उनको ये रास्ता बताएं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए हमें भी प्रेरणा मिलती है। कई बार हमारी खुद की भी प्रॉब्लम्स होते हैं या हमारे आसपास के लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन चीज़ों को डील करते समय हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि नहीं, इस चीज़ से ऐसा किया जा सकता है। अगर हम किसी समस्या में चल रहे हैं या कोई और व्यक्ति किसी समस्या में चल रहा होता है, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ जाते हैं कि नहीं, इससे ये रास्ता निकल सकता है, इससे ये रास्ता निकलता है। तो इस कठिन परिस्थिति में आपको हिम्मत कौन देता है? देखिए, हिम्मत तो आप ये मान के चलिए है कि कहीं ना कहीं आपका जो है प्रकृति से आपका जो जुड़ाव होता है, आप उसको ईश्वर भी कह सकते हैं, आप उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, या आप उसे अपना सभी कुछ कह सकते हैं। तो हम जब है ना ऊपर
ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पूरी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं फैलती हैं, और हम उन चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, समझते हैं, और हम वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि आज का जो युग है वो इतना चुनौती भरा है कि आप किसी मनुष्य से या किसी विचार से या किसी थॉट से आप प्रेरणा तो नहीं ले सकते, सिर्फ ईश्वर से ही ले सकते हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यानी वो जो एक है वो जो शक्ति है वही सर्वस्व वही है। सब कुछ है। मैम, फैमिली डिस्प्यूट सुलझाते वक्त कई तरह के उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में जब सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आता है तो वो कैसे संभालते हैं आप? श्योर, ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी 4 साल से नहीं मिले हैं, 5 साल से नहीं मिले हैं, और जब परामर्श हो रहा होता है, काउंसलिंग हो रही होती है, वो आमने सामने आके बैठते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल से अपने माता पिता से नहीं मिला है, और फिर वो उस समय आके मिलता है। हमारे पास में केस था, करीबन इस बात को 3-4 साल हो गए मैडम। पति पत्नी अलग हो गए थे। पत्नी ने क्या किया था कि वो सरदारनी बन गई थी, अमृत चख लिया था तो वो सरदारनी हो गई थी, और पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया था। जब पत्नी अलग हुई तो उस समय उनके पास में 2 बेटियां थी, और पिता ने खर्च वगैरह भेजते रहे थे वो, लेकिन कभी उन्होंने जो है जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे कैसे हैं या उनकी माँ कैसी है। एक बार जब बीच में उनकी बेटी ने खर्चे का केस लगाया, मेंटेनेंस का केस लगाया, तो पिता भी आए, माँ भी आए और बेटी भी आई। तो जब बातचीत हो रही थी तो वो अपनी बच्चियों के लिए 2 घड़ियाँ लेकर आए थे जी। लेकिन जब वहाँ हमारे सामने बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि छोटी वाली बेटी क्यों नहीं आई है, तो उन्होंने बताया कि छोटी वाली बेटी की डेथ हो चुकी है। तो मतलब कुछ इस टाइप की मतलब स्थितियाँ बन जाती हैं हमारे सामने कि हमें ये लगता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, कितनी मतलब चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ आ जाती हैं। उस समय हमसे भी कुछ नहीं कहते बनता है, सिर्फ हम एक कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। ठीक इसी तरह का एक केस और था, उसमें हस्बैंड वाइफ जो थे यहीं अपने भोपाल के ही रहने वाले हैं, वो 3 बच्चे थे। वाइफ जो है बहुत नाराज़ थी, उनका ये कहना था कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और मैं किसी भी हालत में पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। पति का ये कहना था मैडम आप समझाइए इनको, शायद ये समझ जाएं। जब उनसे पूरी बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि 3 बच्चे लेके आप अपने पेरेंट्स के यहाँ जाएंगी या कहीं और भी जाएंगी तो आप शायद सरवाइव नहीं कर पाएँ, आपको यहीं रह के अपनी फ़ाइट करना, अपने पति से लड़ो ना, अब आपको जो भी करना है। तो पत्नी पहले तो बहुत गुस्से में रही, लेकिन फिर धीरे धीरे इमोशनल होके वो कहीं ना कहीं बात को मानी। ये वाली घटना भी करीबन 2-2.5 साल पुरानी है। उनका सेटलमेंट हुआ, पत्नी वापस गई, घर में अच्छे से रह रही हैं। उनके पति ने फिर दिवाली के टाइम एक मैसेज किया था बहुत अच्छा सा कि मैडम आपकी वजह से जो है मेरा घर बस गया और मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं बता नहीं सकता। तो हमारे पास चुनौतियां तो कई बार बहुत विराट रूप में आती हैं, लेकिन हम उनको वहीं पर सहजता से कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कई बार हमें भी लगता है कि हम विफल हैं, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मेन प्रयास रहता है कि चीज़ें प्रयास करते रहो, सही हो जाए। बिल्कुल। मैम, आजकल किस तरह के फैमिली कोर्ट में केसेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पहले पारंपरिक तरीके के विवाद आते थे हमारे यहाँ कि सास ने ये कह दिया, नंद ने ये कह दिया, या ससुर ने या पति ने, इस टाइप की बातें आती थी। लेकिन इस समय अभी करीबन 15-20 सालों से चीज़ें जो हैं बहुत बदल गई हैं। अभी शिक्षा का स्तर महिलाओं में बढ़ा है, पुरुषों में एक अलग तरह की सोच आई है। हालांकि वो भी अपने परिवार को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं कि एक फ्रीडम की भावना लोगों के अंदर आई है कि मुझे भी बराबरी से स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा ये है सोशल मीडिया का जो असर है, जो लोग पहले बहुत लिमिटेड एक दूसरे से बातचीत करते थे या लोगों के संपर्क में आते थे, वो ओपनली खुलकर सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो जब केसेस आते हैं तो उन केसेस में इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता की एक जो भावना है उसको रखते हुए कि हमें भी बराबरी से सारी चीज़ें करनी है जैसे पुरुष कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बातें हैं कि अगर पति कर रहा है तो मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या गलत है वाली चीज़ आ गई है। एक पैसे को लेकर बराबरी का हिसाब किताब आ गया है, स्वतंत्रता को लेकर बराबरी का आ गया है कि हम भी उसी तरीके से अपने जीवन को जीना चाहेंगे। और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है लोगों की लाइफ में आ गया है।
सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा घातक होता जा रहा बहुत है। ज़्यादा घातक नहीं कहेंगे। देखिए क्या है कि अब इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को इनसे तकलीफ है वो इसे घातक कह रहे हैं, लेकिन हम इसे घातक नहीं कहेंगे। अगर पॉजिटिव उसमें लिया जाए चीज़ों को तो घातक नहीं है। लेकिन घातक वहाँ हो जाता है ना मैम जहाँ पर उस चीज़ का दुरुपयोग ज़्यादा होने लगता है। अगर दुरुपयोग हो रहा है तो घातक है वो। जी। तो वो कहीं पति को तकलीफ है उस बात से, कहीं पत्नी को तकलीफ है उस बिल्कुल। बात से, तो उस जगह पे जाके ये चीज़ें वो जो मेल है, जोल बनाकर चलना हाँ ज़रूरी है। मेल जोल बना के पति पत्नी क्या है, कहीं कहीं तो इतने ओपन है कि दोनों के पासवर्ड एक दूसरे को पता जी। है, लेकिन कई जगह ऐसा है एक का पासवर्ड लॉक है और एक का पासवर्ड ओपन जी। है, तो वहाँ पे झगड़े होने लगते हैं। सही ये बात है। चीज़ें। मैम आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपके बारे में जो हम जानना चाहते हैं, लाइक कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ तो देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र चेंज होती जाती है जी। वैसे वैसे हॉबीज़ भी चेंज होती जाती जी। हैं, लेकिन कुछ एक हॉबीज़ ऐसी होती हैं जो अपन हमेशा आप चाहें ना चाहें वो आपके साथ कंटिन्यूस जी। होती हैं। तो ठीक ऐसी एक हॉबी है मेरी पढ़ने की, तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। अगर मैं कहीं गई किसी के यहाँ पर मैंने कोई बुक देखी तो मुझे मांगने में संकोच नहीं होता जी। कि आप मुझे ये बुक जो है दे दें, मैं पढ़ के आपको रिटर्न कर दूँगी। आपका फेवरेट हाँ। नोवेल? फेवरेट नॉवल तो देखिए ऐसा है कि मैं जो है लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती जी। हूँ, तो अमृतलाल नागर हैं जी। और शिवानी हैं जी। और ये अमृता प्रीतम हैं। इन जी। सबको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। इनके जो भी अभी जो नए नए हैं कथाकार उनको भी मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। अब तो ई बुक का ज़माना आ गया है, जी। तो उनको भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। और जी। इसके अलावा मैंने रजनीश को पढ़ा है जी। और गांधी जी को पढ़ा है, इनके बुक्स को पढ़ा है। तो इनके विचारों को कभी जैसे अपने थॉट प्रोसेस में, क्योंकि इनसे भी आपको बहुत सहायता मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि इनके जो है बुक्स हैं वो इस टाइप के, जैसे गांधी जी का है सत्य के प्रयोग हैं, या उन्होंने ग्राम स्वराज या फिर देश स्वराज के ऊपर, या फिर वो साउथ अफ्रीका में जब थे उन्होंने उस समय जो बुक लिखी थी राजनीतिक उस जी। पर, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए विवश करती हैं। ऐसे ओशो की जो बुक्स हैं जी। कि ज़िंदगी के सच क्या हैं, ज़िंदगी क्या है, और अष्टावक्रोशो, ये सारी बुक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर करती हैं। और आपके कहीं ना कहीं कार्यशैली में भी आपकी मदद हाँ, करती है। कार्यशैली में भी, और अपने मन को शांति और सुकून देने के लिए भी कहीं ना कहीं ये आपको एक दृष्टिकोण डेवलप करने में मदद करती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो ट्रैवलिंग तो ऐसा है कि अभी तक मैंने करीबन ऑल ओवर इंडिया देख ही लिया है, लेकिन उसके बाद भी सोलो ट्रिप करने के इंटरेस्टेड हूँ, जिम्मेदारियों के होते हुए। मतलब ये रहा कि सोलो ट्रिप नहीं कर पाई, अधिकतर एनसीसी में थी स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में, जी। तो बहुत जगह गई हूँ। तो ऐसी इच्छा होती है कि ना अब जैसे ही मौका मिले अपना बैग उठाओ और निकल पड़ो। मैम फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो? देखिए फेवरेट डेस्टिनेशन में तो है ना, अपने यहाँ एमपी में सबसे अच्छा है पचमढ़ी, सबसे बेहतर जगह है ये। और हाँ, सुकून है, पीस बहुत है, पास में है, सबसे मेन चीज़ है, और आपको वहाँ पर हर चीज़ मिलती है। मतलब आप वहाँ पर पहाड़ भी देख लें, घाटियाँ भी देख लें, झरने भी देख लें बारिश के टाइम में, हरियाली भी देख लें, गुफाएं भी देख लें। मतलब अगर आपके पास में टाइम है, और वहाँ पर जो छोटे छोटे तालाब हैं वहाँ पर मॉर्निंग टाइम में आप जाइए तो खिले हुए कमल आपको बेहतरीन दिखाई देंगे। हालांकि इंडिया का तो कोना कोना खूबसूरत है, लेकिन जैसे कि ये बहुत पास में है और बहुत सुंदर जगह है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। छुट्टी का दिन परिवार के साथ कैसे बिताती हैं आप? एज यूजुअल, जैसे कि सारे लोग अपने घर परिवार में सुबह थोड़ा लेट सोकर उठना, खाने पीने का अपना जो भी रहता है, एक बच्चों का एक रहता है कि नहीं आज ये बन जाए या वो बन जाए, इस टाइप से। और अगर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमने फिरने के लिए भी टाइम निकाल के चले जाते हैं। बचपन और परिवार के साथ बिताए कुछ अच्छे पल जो आपको याद हो? हाँ बिल्कुल, एडवेंचरस टाइप की लाइफ स्टाइल रही है। बिल्कुल एक कंपटीशन, एक छोटेपन से ये कि ये भावना कि एक मैं लड़की होने का मतलब ये तो नहीं होता है कि हम जो है लड़कों से कम हैं। साइकिल, तेज साइकिल चलाना, छतों पे दौड़ना, मतलब जो काम लड़के कर सकते हैं। हालांकि ये कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं भाइयों के साथ होने से और उनके इनकरेज करने की वजह से ही आया था, क्योंकि हमारे साथ में हमारे चाचा के और हमारे परिवार के सारे लड़के रहते थे, लड़कियां हम सब दो ही थे घर के अंदर।
तो उनका ये रहता था कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम हमारे साथ में क्या साइकिल नहीं चलाओगी, जी। अच्छा तुम लड़की हो तो हमारे साथ दुकान पर नहीं बैठोगी जी। चलकर। हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस होता था, तो उनका ये कहना था अच्छा तुम लड़की होने का फ़ायदा उठाओगे। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन उन भाइयों के कारण ही आया। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि नहीं नहीं, महिला होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप जो है दब कर छुप कर जो है घर में ही बैठे रहो। आपको अपना जीवन एक्सप्लोर करना है, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो देखना है, नज़रिया अपना थोड़ा सा विस्तृत बनाना। हालांकि फादर और जो ग्रैंड फादर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से पुरातनपंथी विचारधारा के थे, लेकिन भाइयों ने जो एक सपोर्ट किया तो उसकी वजह से जो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को और समझने को मिली, और खूब मस्ती भरा जीवन था। मैम, मस्ती के बीच की कोई कहानी आपको जो याद हो? मैडम कहानियाँ तो ऐसी या ऐसी आपके हैं। बच्चे के साथ बिताए हुए कुछ पल जो ऐसे आप साझा करना चाहें? हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ मैं। हमारे घर के जस्ट बगल में एक मकान था। तो वो मकान क्या है कि जिनका था वो फॉरेस्ट में रेंजर थे, तो वो बंद पड़ा रहता था। जी, जी। तो हम लोगों को ये पता था कि वो साल भर नहीं आते हैं। तो उनके घर के जो पीछे तीसरी मंजिल वाला ऊपरी हिस्सा था वो हमारी छत के लगभग बराबरी में आता था। जी। तो हम सब दोस्त भाई बहन सारे लोग क्या करते थे कि उनका एक पोर्शन जो है उसमें कांच के और बांस के फट्टे जैसे लगे हुए थे। तो दिन के समय हमें जब भी टाइम मिलता था तो हम लोग क्या करते थे कि उनको थोड़ा सा सरकाते थे और उनके घर के अंदर चले जाते थे और उस घर के अंदर हम उनके पूरे घर में घूमा करते थे, आराम से घूम फिर के, और जो है वो आराम से निकल भी आते थे क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, कोई रहते ही नहीं था। कभी पकड़े नहीं गए? कभी पकड़े भी नहीं गए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक शायद कुत्ता छोड़ा नीचे वाले पोर्शन में, और हम लोग को जब है ना दोपहर के समय टाइम मिला तो हम लोग चले गए। हमने कहा चलो चलते हैं। वहाँ पे एक डोमेस्टिक का एक पेड़ भी था, तो वो भी हमारा एक इंटरेस्ट था कि वहाँ से डोमेस्टिक तोड़ लेंगे। हाँ। तो हम लोग वहाँ चले जाते थे, गए वहाँ अंदर, और जैसे ही वो कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया तो हम लोग बिल्कुल जान छोड़कर भागे एकदम वहाँ से कि ये कुत्ता यहाँ कहाँ से आ गया। फिर बाद में धीरे धीरे करके हमें जानकारी मिली कि इन लोगों ने जो है अपना एक डॉग यहाँ पर छोड़ के रखा हुआ है। मैम, फैमिली कोर्ट में कई तरह के किस्से आपके पास सामने आते होंगे, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो खुद को तनाव से कैसे मुक्त रखती हैं आप? देखिए, जब हमारे पास में लोग आते हैं जी। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी व्यथा कथा जो है बहुत ज़्यादा होती है। लोग इस तरीके से रोते हैं, परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी सारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो हमसे कह देना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हमारे प्रॉब्लम को कह देने से हमारी यहाँ की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जब हम किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी असर करती है, दिमाग पर भी असर करती है, और हम भी उनके साथ में कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता होता है, हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें ये पता होता है कि जिस तरीके से हमें अटैच होना है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक उसी तरह से हमें उन प्रॉब्लम से डिटैच भी होना है, और हमको वहीं पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म करके अपने घर की तरफ आना है, और उसके बाद में अपने आप को शांति से अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लेना है। हालांकि कई बार मुश्किल होता है, कई ऐसे केसेस आ जाते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जो वाकई आपको इमोशनली अट्रैक्ट किया? हाँ, कई केस हैं इस टाइप के कि इमोशनली अटैच हो जाते हैं हम उन लोगों से। जैसे कई बार ऐसा होता है, अभी हमारे पास में कुछ एक केस आया था, तो उसमें क्या था कि लड़का जो है वो दिल्ली में जॉब करता था, और फादर उसके जो थे यहाँ भोपाल में काम करते थे। तो जब उन्होंने अपने बेटे के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया था जी। तो हमने उनसे जब पूछा कि आप बच्चे से क्यों मांग रहे हैं अपना मेंटेनेंस, कहने लगे कि मैं अब बीमार रहता हूँ, मैंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब ये बच्चा जो है दिल्ली में जॉब कर रहा है और ये हमें कुछ देना नहीं चाहता है। जब बेटे से पूछा मैंने कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटे का ये कहना था, मैडम आप नहीं जानती हैं, मैं तो जो है वो अकेले अपने दम पर पढ़ाई लिखाई करके इस जॉब को कर रहा हूँ, और मैं पिताजी को क्यों दूँ। तो मतलब ये एक शॉकिंग टाइप का था कि मतलब एक बेटा जो बहुत अच्छा कमा रहा है
और अपने पिता की बीमारी की स्थिति को देखते हुए, अपने पिता की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए वो जो है उनका समर्थन सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को एकदम फ्रीज कर देती हैं। ये लगता है कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके की सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। फिर बाद में उस बच्चे से हमने कहा, उसको समझाया कि अगर आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो वृद्धजन संरक्षण के अंतर्गत आपके पिता को आपसे खर्चा दिलाएगी। अभी आप जितना कमा रहे हैं, आप अगर हंसी खुशी दे देंगे तो ऐसी जगहों पे हमें उन्हें थोड़ा डराना धमकाना भी पड़ता है कि अगर इस समय आप हंसी खुशी दे देंगे तो आप जितना देना चाहेंगे आपके पिता हंसी खुशी मान जाएंगे। यदि आप नहीं देते हैं तो आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको देना पड़ेगा। उस समय आपके लिए परेशानी हो जाएगी, आपके खर्चे हो सकता है ज़्यादा हों। तो फिर वो 20,000 रुपये देने के लिए मान गए। उनके पिता भी खुश हुए, बेटे को भी आशीर्वाद दिया और हम लोगों को भी आशीर्वाद देके गए कि आप लोगों ने अच्छा करवाया। मैम, जो नए आज के युग के युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये फील्ड बहुत व्यापक है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि इस समय जो एकल परिवार चल रहे हैं, एकल परिवार से अलग आप ये मान के चलिए कि लोग एकल ही रहने लगे हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि इस समय एआई चल रहा है, लोग बात करना चाहते हैं तो एआई ऑन कर लेते हैं और उससे अपनी चैट जीपीटी वगैरह पे चले जाते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत संभावनापूर्ण क्षेत्र है। इसमें आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, आप अपनी जो भी डिग्रीज़ हैं इसे उनको आप इकट्ठा कीजिए। साथ ही आप ये देखिए कि आपके अंदर वाकई में क्या ये एबिलिटी है कि आप लोगों को सुन सकते हैं, उनकी प्रॉब्लमों को समझ सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। एज ए काउंसलर आपकी क्वालिटी है, अगर हैं तो आप इस फील्ड में बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लोग आपको हाथों हाथ लेंगे और इस फील्ड में बहुत अपार संभावनाएं। स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, किसी फैक्ट्री में चले जाइए। इस समय अकेले लोगों की भीड़ है और लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें समझें और उनको मदद करें। तो वो एक आप हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मिसेस शैल अवस्थी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के अनमोल अनुभव को हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है कि आपको इनकी बातों से रिश्तों को समझने की अहमियत और किस तरीके से आप चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं उसकी हिम्मत ज़रूर मिलेगी। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।